नमस्कार बच्चों। आज हम केशव की संवाद योजना पर आगे चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने केशव के जीवन परिचय और उनके संवाद श्रोष्ठों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर संक्षेप में चर्चा की थी और उसके अंतर्गत हमने कुछ बिंदु लिए थे जिसमें पात्रानुकूलता, प्रत्युत्पन्नमति, शिष्टाचार आदि प्रमुख हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चतुर्थ बिंदु और अन्य जो बिंदु इससे जुड़े हैं उन पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ बिंदु है इसका व्यंग्य एवं वाग वैदिक्य। केशव के संवादों में व्यंग्य एवं वाग वैदिक्य की भरमार है। केशव के द्वारा रचित रामचंद्रिका के पात्र एक दूसरे पर इस तरह व्यंग्य बाण का प्रहार करते हैं कि उन्हें सुनकर अनायास ही नई स्फूर्ति, नए तेज, नए ओज एवं नए उत्साह का संचार हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें रावण अंगद संवाद में देखने को मिलता है। रावण ने जब अंगद से उसका और उसके पिता बाली का परिचय पूछा, तब अंगद कितने रोचक ढंग से रावण पर व्यंग्य प्रहार करते हुए उसके प्रश्नों का उत्तर देता है और उन दोनों के संवाद में अंगद के जो प्रत्युत्तर है उसमें कितना अधिक वाग वैदिक्य है। इसका एक उदाहरण देखिए। रावण पूछ रहा है अंगद से, कौन के सुत? तो अंगद कहता है बाली के। फिर रावण कहता है, वह कौन बाली? जैसे बाली को रावण जानता ही नहीं हो। तो अंगद कहता है, न जानिए कांख चाप जो तुम्हें सागर साथ नहात बखानिए, कि जिन्होंने अपनी आंख में तुम्हें कैद करके 7 समुद्रों का स्नान करवाया था, 7 महासागरों का स्नान करवाया था। मैं उस महाबली महाप्रतापी बाली का पुत्र हूँ। 5वां बिंदु है नाटकीयता। केशवदास के संवादों में सर्वत्र नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है, क्योंकि रामचंद्रिका में वर्णित संवादों के समय पाठकों के सामने दोनों पात्रों का चित्र अनायास ही मानस पटल पर अंकित हो जाता है और वे दोनों पात्र भी आदि से अंत तक अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करते हुए उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं। जब 2 पात्रों के बीच में संवाद होता है तो इनके रामचंद्रिका में जो पात्रों के मध्य संवाद है उन संवादों का जीवन चित्र पाठकों की आंखों के समक्ष सजीव सारी घटनाक्रम उनके संवाद जो है वो सजीव उसके चलचित्र के समान उनके आंखों के सामने घटित होते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए बाण रावण संवाद। ये संवाद नाटकीयता और अभिनेता के गुणों से भरा हुआ है। उसमें छोटे छोटे वाक्यों के अंतर्गत दोनों बलशाली योद्धा अपने अपनी बात को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की चुटकियां लेते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण देखिए। रावण, बाण न बात तुम्हें कही आवे, कि है बाण तुम्हें तो बात करना ही नहीं आता। और तुरंत बाण उसकी बात सुनकर के कहता है, सोई कहो जिए तो ही जो भावे, कि तुम्हारे मन को जो भाता है तुम वो कहो, मेरी छोड़ो। तो रावण इस बात पर गंभीर होकर कहता है, का करी हो हम यूं ही भरेंगे, कि क्या कहूँ, हम तो ऐसे ही लड़ते रहे। तो बाण जो है गंभीरता से उत्तर देकर कहता है राज करी सो करेंगे। है राज, जिन्होंने आपको परास्त किया है वो जो उनको करना है वही करोगे, तुम क्या करने वाले हो। 6वां बिंदु है कूटनीति। केशव के संवादों में जहाँ नाटकीयता है वहाँ राजनीतिक दावपेच अथवा कूटनीति से भी भरे हुए। चूंकि केशव एक दरबारी कवि थे और राज दरबार में चलने वाले घात प्रतिघात दाव पेचों को भली भांति जानते थे,
यही कारण है कि केशव अपने संवादों में कूटनीति, भेद नीति अथवा राजनीति के दाव पेच के चित्र अंकित करने में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। अंगद रावण संवाद मानो राजनीतिक दाव पेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ रावण और अंगद की वाग विदग्धता के साथ साथ कूटनीति एवं राजनीतिक दाव पेच की भी अच्छी झांकी मिल जाती है। जब रावण ये देखता है कि अंगद पर उसका रोब कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, तो वह भेद नीति का सहारा लेते हुए अंगद को अपनी ओर मिलाने के लिए प्रयास करते हुए उकसाते हुए कहता है, नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कभी पुंज तिहारे, आठ हो आठ दिशा बलि गई अपनो पदुलई पितुजा लगी मारे, तो से सपुतहि जाय के बाली अपुतन की पदवी पगुधारे, अंगद संग ले मेरो सबे जल आजहु क्यों न हते बकुमारे। इतना ही नहीं, फिर रावण नीति की दुहाई देते हुए पिता का प्रतिशोध लेने के लिए अंगद को भड़काने का प्रयास करते हुए कहता है, जो सुत अपने बाप को बेर न ले प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तजी आस। कि जो पुत्र अपने पिता के शत्रु से प्रतिशोध नहीं ले पाता है, तो वह लोग जो है उसके प्रति आशा का त्याग कर देते हैं और वह जीवित रहते हुए मृतक समान होता है। परंतु अंगद इतने पर भी नहीं पसीजता और रावण को खरी खोटी ही सुनाता रहता है। तब रावण फिर अंगद को राज्य का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करता। उर्सी अंगद लाज कछु कहो, जनक घातक बात वृथा कहो, सहित लक्ष्मण राम ही सहो, सकल बानर राम तुम कर। कि कुछ तो अपने हृदय में लज्जा ग्रहण करो, जो तुम्हारे पिता का शत्रु है, तुम्हारे पिता का की मृत्यु का कारण है, तुम उस राम का और उसके भाई लक्ष्मण का दोनों का संहार करो और उन दोनों को मार करके सारे वानर राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित करो। इतने पर भी अंगद जली भुनी बातें सुनता ही चला जाता है। तब रावण भय दिखाकर अंगद को अपनी ओर मिलाने के लिए दाव करता है, मेरी बड़ी भूल कहाँ करो रे, तेरो कहो दूत सभे सहोरे, वै जो सभी चाहत तो ही मार्यो, मारो कहाँ तो ही जो देव मारो। रावण का यह बाण भी खाली जाता है। तब रावण अंगद के सामने क्रोध न दिखाकर कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिन्हें राम यदि मान ले तो वह सीता को लौटाने के लिए तैयार हो जाएगा। यह भी कूटनीति का एक छल छद्म का एक दाव है। उन शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है, देही अंगद राज तो कह मारी वानर राज। परंतु अंगद इन सभी प्रलोभन भरी शर्तों पर से विचलित नहीं होते और रावण के सभी कूटनीतिक दाव पेच जो है अंगद की बुद्धि के सामने, उनके चातुर्य के सामने व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस तरह केशव के संवाद साम, दान, दंड और भेद के साथ साथ राजनीति एवं कूटनीति के दाव पेचों से परिपूर्ण है। अगला बिंदु है 7वां बिंदु, ध्वनि सौंदर्य। केशव के संवादों में वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि का सौंदर्य पद तत्पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत रावण जब हनुमान से बंधन का कारण पूछ रहा है, तब हनुमान बड़े ही कौशल और चातुर्य के साथ अपने बंधन का कारण बताते हुए जो उत्तर देते हैं, उस वह वस्तु ध्वनि का बहुत सुंदर उदाहरण है। रावण कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख। इसका तात्पर्य है कि मैंने तो केवल आंख से ही तेरी स्त्री का स्पर्श किया, जिसका परिणाम यह है कि मुझे बंधन में बंधना पड़ रहा है। सोच, तूने तो प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी सीता का बलात् अपहरण किया है, तो पराई स्त्री का अपहरण करने के कारण और तूने उनके शरीर का स्पर्श भी किया है, तो सोच
तेरी कौन गति, कैसी दशा होगी, क्या गति होगी। इसी तरह के वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि आदि का सौंदर्य केशव के संवादों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। 8वां बिंदु है पात्रानुकूल मनोभावों के व्यंजन। केशव के संवादों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह दिखाई देती है कि उनमें पात्रों के अनुरूप आतंक, उत्साह, क्रोध आदि की सुंदर एवं मर्म स्पर्शी व्यंजना देखने को मिलती है। रावण बड़ा ही क्रूर, दुस्साहसी, कठोर हृदय, क्रोधी, निष्ठुर एवं निर्मम शासक था। वह देवताओं का प्रबल शत्रु था तथा सारे देवता उसके आतंक के मारे थर्राते थे। इतना ही नहीं, रावण की क्रूरता के भय से उसके दरबार का पूरा वातावरण आतंकपूर्ण केशवदास के द्वारा चित्रित किया गया। यहाँ प्रतिहार, अभिमानी एवं आतंकवादी रावण के दरबार में बैठे हुए देवताओं को फटकारता हुआ कहता है, पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर के कही न जच्छ धीर मंडी रे, दिनेश जाय दूर बैठी, नारदादि संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सखानी। 9वां बिंदु है पात्रों का नामांकन। केशव ने अपने संवादों में प्राय राम कहो, रावण बोल्यो, अंगद कही आदि लिखकर पात्र निर्देश को स्थापित करना उचित नहीं समझते। केशव ने नाटकों के भांति पात्रों के नाम प्राय अलग से बाहर लिख दिए हैं। इससे काव्य में नाटकीयता आ गई है और काव्य और नाटक का सुंदर समन्वय रामचंद्रिका में हो गया। जैसे रावण, कौन हो पठे सो, कौन या तुम्हें कहा काम है। अंगद कहते हैं, जाति वानर, लंक नायक दूत, अंगद नाम है। 10वां बिंदु है बोलचाल की भाषा का प्रयोग। केशव ने अपने संवादों में प्राय धारा प्रवाहपूर्ण दैनिक बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया। इसीलिए इन संवादों में उक्ति वैचित्र्य के साथ साथ व्यंग्य प्रहार विद्यमान है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के साथ नोक-झोंक दिखाई देती है और काव्यात्मक सजीवता के साथ साथ सरलता एवं स्वाभाविकता के भी दर्शन होते हैं। केशव ने सरल भाषा द्वारा ही मीठी मीठी चुटकियां ली हैं और करारे व्यंग्य प्रहार किए। अंगद और रावण संवाद का एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि उनकी भाषा में मार्मिकता और अर्थ गांभीर्य दोनों ही देखने को मिलते हैं। हाथी न साथी न घोरे न चेरे, न गाऊ न ठाऊ उठाऊ बिलई। अंगद कर रहा है, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तिये कहो संग रहे। केशव काम को राम विसारत और निकामते काम न एहि। चेती तेरे चेती अजो चित्त अंतर अंतक लोक अकेले ही जेहि। सारांश ये है कि केशव के संवाद नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ काव्यात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत है। इनमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता, अभिनेता आदि के साथ साथ शिष्टाचार, मर्यादा एवं शील सौजन्य भी विद्यमान है। केशवदास के संवाद यद्यपि प्रबंध की कथा में सर्वत्र उपयुक्त दिखाई नहीं देते और यदि इन्हें अपना निकाल भी दिया जाए तो कोई प्रबंधत्व में विशेष हानि नहीं होगी, तथापि इन संवादों का अपना महत्व है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान होकर बड़े ही रोचक एवं मनोरंजक हैं। इनमें कूटनीति व राजनीति के दावपेच भरे हुए ये कौतूहलवर्धक है एवं स्फूर्तिदायक है। इनमें ओज, उत्साह, क्रोध आदि की सुंदर व्यंजना के साथ ही सभी पात्र राजकीय शिष्टाचार, सामाजिक मर्यादा एवं शील सौजन्य का ध्यान रखते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। इन संवादों के द्वारा पात्रों का चित्रण भी अभिनयात्मक ढंग से बड़ी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। निसंदेह केशव के ये संवाद लेखक की वाक्पटुता
भाषा प्रवीणता, व्यवहार कुशलता, राजनीतिज्ञता, प्रत्युत्पन्नमति एवं सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचय।